हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई बड़ी दीदी की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। मन में सिलसिलेवार सोचने लगा कि अगले दिन किस ढंग से बातचीत की जाए जिससे अवश्य ही उसका कुछ ठिकाना हो जाए। मगर दूसरे दिन वैसा उत्साह नहीं रहा। सुरेंद्र जितना ही उस घर के पास पहुंचने लगा उतना ही वहां से लौट चलने की इच्छा जोर पकड़ने लगी। फाटक के पास पहुंचने पर बिल्कुल ही उसका जी बुझ गया, किसी तरह अंदर घुसने को तैयार न हुआ। आज उसे किसी तरह यह जान नहीं पड़ता था कि वह अपने ही काम के लिए यहाँ आया है। ठीक यही ख्याल मन में आता था कि जैसे किसी अन्य के जोर लगाते हुए उसे इधर ढेल कर भेज दिया गया है। इसी कारण दरवाजे पर खड़े होकर उम्मीदवारी न करने का वह प्रण कर चुका था। इसलिए अंदर जाना ही पड़ा और उसे नौकर से फिर उसकी भेंट हुई। नौकर ने कहा, बाबू साहब इस वक्त घर में मौजूद हैं, क्या भेंट कीजिएगा? हाँ, तो फिर आइए। यह और भी कठिन था। जमींदार बाबू का मकान बहुत बड़ा था। सर्वत्र पूरा साहबी ढंग, अंग्रेजी सामान और विलायती कायदे की सजावट नजर आती थी। कमरे के बाद फिर दूसरा कमरा था। संगमरमर की सीढ़ियां थीं। झाड़, कवल, लैंप लाल कपड़े के गिलाफ से ढके हुए हर एक कमरे में शोभा पा रहे थे। दीवार से सटे हुए आमदकद कीमती आने रखे हुए थे। कितने ही कलमी चित्र और फोटो लगे हुए थे। यह सब सजावट किसी और के लिए भले ही आश्चर्य की सामग्री हो, सुरेंद्र के लिए नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का घर भी किसी गरीब की झोपड़ी नहीं था। चाहे और जो हो, वह दरिद्र पिता के आश्रय में नहीं पला था। सुरेंद्र तो केवल उसी आदमी के बारे में सोच रहा था जिससे मुलाकात करने, जिसकी खुशामद करने वह जा रहा है। वे क्या सवाल करेंगे और वह क्या उत्तर देगा। पर अब तो यह सब सोचने का समय नहीं। घर के मालिक सामने ही बैठे हैं। सुरेंद्र से प्रश्न हुआ, क्या काम है? 3 दिन से सुरेंद्र यही सोच रहा था, पर यहाँ पहुंचकर वह सब भूल गया। बोला, मैं जमींदार बाबू का नाम था ब्रजनाथ लाहिड़ी। वे पूर्व बंगाल के एक जमींदार हैं। सिर के बाल 2-4 पकने लगे हैं। नजले का उपद्रव न था। अवस्था के अनुसार बालों का पकना मुनासिब ही था। जमींदार बड़े आदमी ठहरे, दुनिया देख चुके थे। इसी कारण सुरेंद्र को देखते ही उसके बारे में बहुत कुछ ताड़ गए थे। कहने लगे, हाँ जी, कहो क्या चाहते हो तुम? कोई एक क्या नौकरी? ब्रज बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुमसे किसने कहा कि मैं तुमको नौकरी दे सकता हूँ? रास्ते में एक आदमी से भेंट हुई थी। मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसी ने आपका नाम बताया था। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, मैं। वहाँ तुम्हारे कौन कौन हैं? सुरेंद्र ने सब हाल बता दिया। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? अवस्था के फेर में पढ़कर सुरेंद्र ने नया ढंग सीख लिया था। कुछ रुक रुक कर उत्तर दिया, एक साधारण नौकरी करते हैं, उससे गुजर नहीं होता। इसी वजह से शायद तुम नौकरी करना चाहते हो। क्यों? जी हाँ। यहाँ किस तरह जगह रहते हो? मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं है। जहाँ जगह मिलती है वहीं किसी न किसी जगह पड़ा रहता हूँ। ब्रजबाबू के मन में दया हो आई। सुरेंद्र को पास बिठला कर कहने लगे, तुम अभी तक बच्चे ही हो। इस कच्ची उम्र में घर छोड़कर परदेश आने के लिए तुम विवश हुए हो। यह सुनकर मुझे खेद हुआ। मैं खुद को तो तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारी नौकरी का कोई उपाय हो जाएगा। अच्छी बात है। यह कहकर सुरेंद्रनाथ जाने लगा। यह देखकर ब्रजबाबू ने उसे लौटाकर कहा, तुम्हें इस बारे में अब क्या कुछ और पूछने की जरूरत नहीं है? जी नहीं। तो क्या इतने ही से तुम्हारा काम हो जाएगा? तुमने यह तो कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या उपाय कर सकता हूँ और कब कर सकता हूँ। सुरेंद्र लज्जित होकर घूमकर खड़ा हो गया। ब्रजबाबू ने हंसकर कहा, अब यहाँ से कहाँ जाओगे? किसी हलवाई की दुकान पर, वहीं भोजन करोगे। रोज वहीं करता हूँ। तुमने पढ़ा लिखा क्या और कहाँ तक है? यूं ही थोड़ा बहुत। मेरे लड़के को पढ़ा सकते हो? सुरेंद्र ने खुश होकर कहा, जी हाँ, पढ़ा सकूंगा। ब्रजबाबू फिर हंस पड़े। उनकी समझ में आया कि दुख और गरीबी के मारे इस लड़के के होश हवास ठीक नहीं है, क्योंकि कितनी आयु के बालक को पढ़ाना होगा, क्या पढ़ाना होगा, यह कुछ पूछे बिना ही इतना प्रसन्न हो उठना उनको पागलपन का ही चिन्ह जान पड़ा। ब्रजबाबू ने गंभीरता से कहा, अगर वह लड़का कहे कि मैं बीए में पढ़ता हूँ तो तुम उसे कैसे पढ़ाओगे? सुरेंद्र ने कुछ गंभीर भाव से सोचकर कहा, फिर भी एक तरह से काम चला लूंगा। ब्रजबाबू ने फिर और कुछ नहीं कहा। नौकर को बुलाकर बोले, बाकी इस बाबू के रहने के लिए एक कमरा खाली कर दो और इनके नहाने खाने का इंतजाम करो। इसके बाद सुरेंद्र की ओर देखकर ब्रजबाबू ने कहा, शाम के बाद मैं फिर तुमको बुलाऊंगा। जब तक कहीं कोई नौकरी की सूरत नहीं होती तब तक आराम से यहीं मेरे घर रहो।
दोपहर को भोजन करने के लिए अंदर जाकर ब्रजबाबू ने अपनी लड़की माधवी को पास बुलाकर कहा, बेटी, एक दुखी और गरीब आदमी को मैंने आज अपने घर में आश्रय दिया है। माधवी ने कहा, कौन है बाबूजी? ब्रजबाबू ने कहा, तो कि एक दुखिया है, इससे अधिक मुझे मालूम नहीं। कुछ लिखा पढ़ा भी है, क्योंकि तुम्हारे दादा बड़े भाई को पढ़ाने की बात कहते ही उसने उसे मंजूर कर लिया। जो आदमी बीए के विद्यार्थी को पढ़ाने की हिम्मत कर सकता है, वह कम से कम तुम्हारी छोटी बहन को तो अवश्य पढ़ा सकेगा। मैं सोचता हूँ उसे प्रमिला का मास्टर कर दिया जाए। माधवी ने इसमें कुछ आपत्ति नहीं की। शाम के बाद सुरेंद्र को बुलवाकर ब्रजबाबू ने यही बात कह दी। दूसरे दिन से सुरेंद्र प्रमिला को पढ़ाने लगा। प्रमिला 7 वर्ष की लड़की थी। वह बोधोदय पढ़ती थी। उसने बड़ी बहन माधवी से अंग्रेजी की पहली किताब मेढक की कहानी तक पढ़ी थी। अपनी कॉपी, किताब, स्लेट, पेंसिल, कलम वगैरह सामान लाकर प्रमिला नए मास्टर के पास पढ़ने बैठी। डोंट मूव, सुरेंद्र ने बताया। डोंट मूव के मायने हुए हिलो मत। प्रमिला यही बार बार रटकर याद करने लगी। कुछ देर बाद सुरेंद्र ने अनमने भाव से अपने पास स्लेट खींच ली। वह पेंसिल लेकर उस पर कठिन कठिन हिसाब लगाने लगा। इसी तरह 7, फिर 8, फिर 9 बज गए। प्रमिला कभी इधर और कभी उधर फिर कर तस्वीर वाले पेज पलट कर, लेट कर, बैठ कर, मुँह से लजीज की टिकिया रख कर बेचारे चित्रलिखित मेढक के सारे बदन में स्याही पोतती हुई रटती जाती थी। डोंट मूव माने हिलो मत। प्रमिला ने अचानक ऊब कर कहा, मास्टर साहब, अब अंदर जाऊं? जाओ। सुरेंद्र को सवेरे का समय इसी तरह बीतता है, लेकिन दोपहर के वक्त का काम जरा और ढंग का है। ब्रजबाबू ने नौकरी लगवा देने के लिए अनुग्रहपूर्वक कई भले आदमियों के नाम चिट्ठियां लिख दी थीं। वे चिट्ठियां जेब में रखकर सुरेंद्र दोपहर को निकल जाता है। पता लगाते लगाते सुरेंद्र लोगों के घरों के सामने जाकर खड़ा होता है। देखता है कितना बड़ा मकान है, कितनी खिड़कियां या दरवाजे हैं, कितने कमरे हैं, 2 मंजिला है या तिमंजिला, दरवाजे के आगे कोई लालटेन का खंबा है या नहीं। यूं घूम फिरकर वह शाम से पहले ही डेरे पर लौट आता है। कलकत्ता में आते ही सुरेंद्र ने कुछ मनपसंद किताबें खरीद ली थीं। कुछ घर से भी साथ ले आया था। आजकल गैस की रोशनी में उन्हें ही पढ़ा करता है। ब्रजबाबू नौकरी के बारे में पूछताछ करते हैं तो या तो चुप रहता है या कह देता है, बड़े आदमियों से मुलाकात ही नहीं होती। ब्रजबाबू की स्त्री को गुजरे 4 साल हो गए। बुढ़ापे के इस दुख की भीषणता को बूढ़े भुक्तभोगी ही भली भांति समझ सकते हैं। खैर, वह बात जाने दो। ब्रजबाबू की दुलारी लड़की माधवी देवी इसी साल 16 साल की उम्र में पति को गंवा चुकी है। इसी शोक ने ब्रजबाबू के शरीर का आधे से अधिक खून चूस डाला है। उन्होंने बड़ी सास से बड़ी धूमधाम के साथ लड़की का ब्याह किया था। बाबू ने अपने यहाँ बहुत द्रव्य होने के कारण यह नहीं देखा भाला कि वरपक्ष धनी है या नहीं। ब्रजबाबू ने लड़की की जरजमीन और जायदाद न देखकर उसकी विद्या, रूप, स्वास्थ्य, शील, सच्चरित्र और सद्गुणों को सत्ता को ही महत्व दिया था। ये सब बातें अच्छी तरह देखभाल कर उन्होंने माधवी का विवाह किया था। 11 वर्ष की अवस्था में माधवी का विवाह हुआ था। 3 साल तक वह ससुराल में रही। वहाँ आदर, स्नेह, प्यार सभी कुछ उसे मिला, पर उसका पति योगेंद्रनाथ अकाल मृत्यु के आक्रमण से न बच सका। माधवी के इस जन्म की आशा अभिलाषाओं को निर्मूल करके, ब्रजराज की छाती पर वज्र प्रहार करके वह होनहार लड़का स्वर्ग सिधार गया। मरते समय जब माधवी विलख विलख कर विलाप करने लगी, तब स्वामी ने धीमे और कोमल स्वर में कहा था, माधवी, तुम्हें छोड़कर जो जा रहा हूँ, यही मुझको सबसे बढ़कर दुख है। मरने से मेरी कुछ हानि नहीं हो सकती, मगर तुम जो जीवन भर दुख, शोक और कष्ट भोगती रहोगी, यही सोचकर मेरा चित्त बहुत विचलित और व्याकुल हो रहा है। जी भरकर तुम्हें आदर और प्यार ना कर पाया। योगेंद्र के नेत्रों से बह रहे आंसुओं की झड़ी उसके शीर्ण वक्षस्थल पर गिर रही थी। पति के आंसू पोंछते हुए माधवी ने कहा था, दूसरे जन्म में जब तुम्हारे पैरों में मुझे स्थान मिलेगा, तब आदर प्यार कर लेना। इस पर योगेंद्र ने कहा था, माधवी, देखो, मेरे जीवित रहते तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मुझे सुख पहुंचाना होता। अब उस जीवन का लक्ष्य तुम सभी दीन दुखी जीवों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना बनाना। जिसके मुंह पर क्लेश के चिन्ह देखना, जिसे मलिन मुख देखना, उसी को प्रसन्न प्रफुल्लित करने की कोशिश करना। इससे अधिक अब और क्या कहूँ माधवी। उसके उमड़े हुए आंसू बह चले तो माधवी उन्हें पोंछने लगी।
योगेंद्र ने फिर कहा, सुमार्ग पर रहना, तुम्हारी पुण्य से मैं फिर तुमको पाऊंगा। माधवी उसी दिन से बिल्कुल बदल गई। क्रोध, द्वेष आदि की जो कुछ मात्रा उसमें शेष थी, वह सब स्वामी की चिता भस्म के साथ ही गंगा जल में उसने जिंदगी भर के लिए बहा दी। इस जीवन की कितनी साध, कितनी आकांक्षा होती है। विधवा हो जाने से वह साध और आकांक्षा कहीं चली नहीं जाती। माधवी के हृदय में जब कोई साध और आकांक्षा होती, तब वह स्वामी के उन्हीं अंत समय की बातों को सोचती है। वह जब नहीं रहे, तब फिर किस लिए किसी से डाह या द्वेष करूं, दूसरे को रुलाऊं। सच तो यह है कि ये सब हीन प्रवृत्तियां उसके हृदय में किसी भी समय भी नहीं थीं। वह अमीर की लड़की है, उसकी कोई साथ, कोई आकांक्षा अपूर्ण नहीं रही। ठा और द्वेष करना तो कभी उसने सीखा ही ना था। माधवी के हृदय में अनेक भाव में प्रेम प्रसंग विकसित होते हैं। पहले जब सधवा थी, तब वह उन फूलों की माला गूंथ गूंथ कर अपने स्वामी को पहना दिया करती थी। पर अब स्वामी के ना रहने पर भी उसने उन फूलों के पौधों को कष्ट में नहीं डाला। इस समय भी उनमें वैसे ही फूल खिलते हैं, मगर अब वे भूमि पर झड़ पड़ते हैं। अब वह माला अवश्य नहीं गूंथती, पर गुच्छे के गुच्छे फूलों से अंजलि भरकर वह पुष्पांजलि 3 दुखियों को बांट देती है। जिसके पास नहीं है उसी को दे देती है। रत्ती भर भी कंजूसी उसमें नजर नहीं आती। वह अपने चेहरे पर उदासी की छाया नहीं पड़ने देती। ब्रजबाबू की घरवाली का जिस दिन स्वर्गवास हुआ, उसी दिन से इस घर में विश्रृंखला बस गई थी। सभी अपनी अपनी चिंता में चूर रहते थे। कोई किसी की देखभाल ना करता था, कोई किसी की ओर ध्यान ना देता था। सभी के लिए एक एक खिदमतगार मुकर्रर था। वे लोग अपने अपने मालिक का काम कर देते थे। रसोई में रसोइये महाराज भोजन तैयार कर देते थे और भारी अन्न सत्र की तरह सब लोग आ आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते। को खाने को मिलता था, किसी को नहीं भी। उस भूख के मारे दुखिया की खबर लेना कैसा, उसकी ओर कोई आंख उठाकर देखता तक नहीं था। माधवी जिस दिन से भादों की भरी गंगा के प्रभा जैसा रूप, स्नेह और ममता लेकर ससुराल से पिता के घर लौट आई, उसी दिन से जान पड़ा जैसे उस उजड़े हुए घर में नवीन वसंत फिर से लौट आया। अब तो सभी दीदी कहते हैं, सभी माधवी के भक्त हो गए हैं। घर का पालतू कुत्ता तक दिन भर के बाद एक बार बड़ी दीदी को देखने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ता है। क्षुद्र जीव को भी जैसे बड़ी दीदी के दर्शन किए बिना चैन नहीं पड़ती। घर के इतने आदमियों में से एक आदमी को उसने भी जैसे स्नेहमयी, सर्वमयी पहचान कर अपना हितैषी चुन लिया है। घर के मालिक ब्रजबाबू से लेकर जमादार, गुमाश्ता, मुनीम और अदना, नौकर चाकर तक सभी बड़ी दीदी के भक्त हैं। सबके मन में उसकी मूर्ति, उसका ख्याल बना रहता है। सभी उसके आश्रय रहते हैं। हर एक आदमी को पक्का विश्वास है कि चाहे जिस कारण से भी हो, बड़ी दीदी के ऊपर मेरा कुछ विशेष और अन्य से भी अधिक अधिकार है। में जिस कल्प वृक्ष का अस्तित्व सुनाई पड़ता है, उसे हमने आंखों से नहीं देखा, यह भी नहीं जानते कि उसे कभी देख पाएंगे या नहीं। फिर भी नहीं कह सकते कि वह कैसा है, उसमें क्या विशेषताएं हैं। लेकिन यह अवश्य निसंदेह होकर बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि ब्रजबाबू के यहाँ रहने वाले लोग एक सजीव कल्पवृक्ष पा गए थे। वह कल्पवृक्ष माधवी थी। उसके निकट जाकर हाथ फैलाने वाला कभी निराश नहीं होता था, हंसता हुआ ही लौटता था। सुरेंद्र को ऐसे प्रशंसनीय परिवार में पहुंचकर एक नए ढंग का जीवन बिताने का उपाय सूझ गया। उसने जब देखा कि सभी ने एक ही आदमी के ऊपर अपना अपना बोझ लाद रखा है, तब उसने भी वही किया। अन्य की अपेक्षा उसकी धारणा माधवी के संबंध में जरा दूसरी तरह की थी। सुरेंद्र सोचता था कि इस घर के अंदर बड़ी दीदी नाम की एक सजीव वस्तु रहती है। वह सभी की देखरेख रखती है, खबर लेती है, सबका हट रखती है, फरमाइश पूरी करती है, उत्पात सहती है। जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह उनसे मिल जाया करती है। सुरेंद्र को पहले कलकत्ता की सड़कों पर मारे मारे फिरते समय अपने लिए आप ही फिक्र करने की ज़रूरत कुछ कुछ जान पड़ने लगी थी। पर जब से वह इस घर में आया, तब से तो यह बिल्कुल ही भूल गया कि उसे एक दिन भी अपने लिए कुछ फिक्र करनी पड़ती थी या आइंदा करनी पड़ेगी। कोट, कुर्ता, धोती, जूता, छाता, छड़ी वगैरह जिन चीज़ों की ज़रूरत आदमी को हुआ करती है, वे सब काफ़ी तादाद में सुरेंद्र के पास थीं। दस्ती रुमाल तक न जाने कौन उसके लिए कपड़ों के बीच में ख्याल करके कायदे के साथ रख जाता था। सुरेंद्र को पहले पहले यह जानने का कौतूहल होता था कि कौन ये सब चीज़ें लाकर रख जाता है। वह जब पूछता कि ये सब चीज़ें कहाँ से आईं, तब उत्तर मिलता, बड़ी दीदी ने भेजी हैं। आजकल तो जलपान का सामान रखकर जो रकाबी भीतर से आती है, उसे देखते ही वह समझ जाता है कि स्नेहमयी बड़ी दीदी ही अपने हाथ से यह सब सामग्री सजाकर भेजती हैं।
दिन सुरेंद्र हिसाब करने बैठा तो उसे अचानक कंपास की याद आई। उसने प्रमिला से कहा, प्रमिला जाओ बड़ी दीदी से कंपास तो मंगा लाओ। बड़ी दीदी को भला कंपास से क्या काम। मगर माधवी ने फौरन बाजार से आदमी के हाथ कंपास खरीद कर मंगवा लिया और सुरेंद्र के पास भेज दिया। शाम को हवा खाकर लौटने पर सुरेंद्र को अपनी टेबल पर कंपास रखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन सवेरे प्रमिला ने कहा, मास्टर साहब दीदिया ने कल यह भेज दिया था। इसके बाद बीच बीच में सुरेंद्र ऐसी चीज़ें मंगवाने लगा जिनके लिए माधवी बड़े असमंजस में पड़ जाती थी। बहुत तलाश करने पर ही वह चीज़ मिलती थी और तब वह सुरेंद्र की मांग पूरी करवाती थी। पर माधवी ने यह कभी नहीं कहला भेजा कि फलां चीज़ नहीं है। मान लो कभी सुरेंद्र ने अचानक कहा, प्रमिला जाकर बड़ी दीदी से 5 पुरानी धोतियाँ तो मंगा लाओ, इन मंगतों को देनी है। अक्सर माधवी को इतनी फुर्सत ना रहती थी कि वह नया पुराना देखकर छांट कर निकाले और दे। तब वह अपनी ही 5 धोतियाँ उठाकर भेज देती थी। ऊपर खिड़की से उसे दिखाई पड़ता था कि 4-5 गरीब दुखी आदमी आनंद कोलाहल करते हुए धोतियाँ लिए चले जा रहे हैं। रविंद्रनाथ के ये छोटे मोटे आवेदन अत्याचार नित्य प्रति माधवी को सहन करने पड़ते थे। इन उपद्रवों के सहने का माधवी को ऐसा अभ्यास हो गया कि अब उसे यह ना जुस्ता था कि एक नए जीव ने उसकी गृहस्थी में आकर प्रतिदिन के कामकाज के बीच नए ढंग के उपद्रव खड़े दिए हैं। इतना ही नहीं, माधवी को आजकल इस नए जीव के बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत अधिक नज़र रखनी पड़ती है, मुस्तैदी के साथ खोज खबर लेनी पड़ती है। बात यह है कि अगर सुरेंद्र अपनी ज़रूरतों के माफिक सब चीज़ मांग लिया करता तब तो कुछ फिक्र ना होती। माधवी को जितनी मेहनत करनी पड़ती है वह आधी ही रह जाती। लेकिन बड़ी भारी चिंता और कठिनाई तो यह है कि वह भोंदू अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, अपने लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं बताता। माधवी पहले पहल यह नहीं जान पाई थी कि सुरेंद्र बिल्कुल ही अपनी ओर से बेखबर रहता है। कभी कभी खाने पीने की चीज़ें रखी रह जाती हैं, शायद हाथ लगाना ही वह भूल जाता है। मुमकिन है कुत्ते ही को सब खिलाकर घूमने चल देता हो। चौके पर भोजन करने बैठता है तो भोजन सामग्री की कदर ही नहीं करना जानता। कुछ थाली के नीचे गिरता है, कुछ अगल बगल हटा दिया करता है, जैसे कोई चीज़ ही उसके लिए नहीं रुचती। अक्सर नौकर आकर माधवी से कहते हैं, मास्टर साहब तो पागल हैं, ना कुछ देखते हैं, ना कुछ जानते हैं, ना किसी बात की खबर रखते हैं, सिर्फ किताबें लिए बैठे रहते हैं। कभी कभी ब्रजबाबू पूछ बैठते हैं, कहो जी नौकरी चाकरी का कहीं कुछ सिलसिला लगा। सुरेंद्र इसका गोल मोल उत्तर देकर टाल दिया करता है। माधवी अपने पिता के मुंह से सब कुछ सुन लेती है, पर यह बात केवल वही खूब समझती है कि मास्टर साहब नौकरी के लिए तिल तिल भर भी उद्योग नहीं करते और उनकी नौकरी करने की इच्छा भी नहीं है। फिलहाल जो कुछ उन्होंने प्राप्त है उसी में उनका पूरा संतोष है। 10 बजते ही सुरेंद्र को नहाने और खाने के लिए बड़ी दीदी की कड़ी ताकीद होने लगती है। अच्छी तरह भोजन न करने पर बड़ी दीदी की ओर से प्रमिला आकर मीठी झिड़की देती है। अधिक रात बीते तक किताब लिए बैठे रहने से नौकर आकर जबरन गैस की बत्ती बुझा देते हैं। मना करने से नहीं मानते, कहते हैं हम क्या करें बाबूजी, बड़ी दीदी का यही हुक्म है।